सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत साधारण वाक्य बनाने के सभी 8 नियमों को बहुत ही आसान शब्दों में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो साथियों, आइए बिना समय वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और साधारण वाक्य बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, जिसे आप हिंदी में कहते हैं वाक्यों का संश्लेषण। सिंथेसिस का एक और मीन्स होता है जिसे आप कहते हैं टू कंबाइन, यानी कि जोड़ना। इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज आर कंबाइंड टू मेक अ न्यू सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों से एक नया साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य बनाया जाता है, वह सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज यानी वाक्यों का संश्लेषण कहलाता है। इतनी सी बात आपको क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेते रहें आप वीडियो को पॉज करके, बहुत बेहतरीन नोट्स आपके यहाँ से तैयार हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में जानना होगा। तो आप कह सकते हैं, अ सेंटेंस विद ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आई हो, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब हमें जानना होगा कि ये फाइनाइट वर्ब होती क्या है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, अब वर्ब एक ऐसी क्रिया विच चेंज जो बदल जाती है अकॉर्डिंग टू द नंबर, यानी कि नंबर के अनुसार यानी वचन के अनुसार, और पर्सन या फिर पर्सन के अनुसार, ऑफ सब्जेक्ट सब्जेक्ट के, एंड टेंस और टेंस के, इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। साधारण शब्दों में आप ये कह सकते हैं, सब्जेक्ट का जो पर्सन होता है या नंबर यानी कि वचन होता है, उसके अनुसार बदल जाए या फिर टेंस के अनुसार बदल जाए, वह कहलाएगी आपकी फाइनाइट वर्ब। अब नंबर आप जानते हैं सब्जेक्ट का दो होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है आपका प्लूरल। सिंगुलर आप जानते हैं एक वचन और प्लूरल आप जानते हैं बहुवचन। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन में आपने आई और बी को पढ़ा है, सेकंड में आपने यू को पढ़ा है, थर्ड में आपने ही, सी, इट और दे को पढ़ा है। टेंस आपने पढ़े हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, वह क्रिकेट खेलता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा एक वचन सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आपने लिखी है, क्योंकि जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का वो प्ले होता है, लेकिन आपने सब्जेक्ट जो है सिंगुलर रखा है तो आपने वर्ब भी सिंगुलर रखी है, तो ये बदल गई है, इसीलिए ये कहलाएगी फाइनाइट वर्ब। जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ आप देखें जो आपका नंबर भी कह सकते हैं और ये तो अपने आप में प्रोनाउन भी है, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो यहाँ सिंगुलर था आपके पास में, ये प्लूरल किया तो आपकी क्रिया हो गई प्लूरल यानी कि प्ले, तो ये कहलाएगी अपने आप में फाइनाइट वर्ब। अब मैंने कहा उसने क्रिकेट खेली, तो ये पास्ट में चला गया, तो यहाँ ये प्लेड अपने आप में कहलाएगी फाइनाइट वर्ब। हिंदी से भी तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा वह दौड़ता है। समझना ज़रूरी है साथियों, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब दौड़ता है क्योंकि एक वचन है, तो आपने दौड़ता है लिखा। जैसे मैं कह दूँ वे, तो आप कहोगे दौड़ते हैं, तो ये बदल रही है, तो यही कहलाएगी आपकी क्या, फाइनाइट वर्ब। इतनी सी बात शायद आपको क्लियर होगी। अब जो फाइनाइट वर्ब हैं वे 4 होती हैं, ये आपके सामने लिखी हैं। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी 2 होती हैं, प्राइमरी और दूसरी होती हैं मॉडल्स। प्राइमरी में आपने पढ़ी हैं, डू की फॉर्म्स रख लो आप, पहली डू हो जाएगी, फिर डज को रख सकते हैं आप और डेड को रख सकते हैं। दूसरी आपने पढ़ी होगी हैड, सॉरी हैव, तो हैव की हो जाती है हैज, हैव, हैड। एक आपने पढ़ी होगी बी,
बी वर्ब को खोलते हैं तो इज, एम, आर और वॉज या वर ये प्राइमरी होती हैं। मॉडल्स आपने पढ़ी हैं 15 होती हैं, जिसमें प्योर, कैन, कुड, शुड, वुड है ना, टोटल 12। और सेमी में आपने 3 पढ़ी हैं, और सेमी में 3 पढ़ी हैं, यूज्ड टू, नीड और डियर। ठीक है भाई। तो आपसे पूछे कोई सिंपल सेंटेंस क्या होता है तो आप बता सकते हैं, जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो, और फाइनाइट वर्ब के अनुसार आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे, एक ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या फिर टेंस के अनुसार बदल जाए। अब नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी भी रख सकते हैं आप सिंपल सेंटेंस में। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया जाए, ये बदलती नहीं है, ना तो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, ना पर्सन के अनुसार और ना टेंस के अनुसार। देखो लिखी हुई हैं ये सेंटेंस, ही वॉन्ट्स टू प्ले। तो टू प्ले एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, यहाँ भी आप देखें तो टू प्ले नॉन फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ देखें तो टू नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि वॉन्ट्स हो गया, यहाँ वॉन्ट हो गया, यहाँ वॉन्टेड हो गया, ये बदलिए तो कहलाएगी फाइनाइट वर्ब। ये 3 होती हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरंड। बात क्लियर है भैया। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि सिंपल ही पढ़ेंगे तो सिंपल को ही समझेंगे। इसमें आपको पहला नियम पढ़ना है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों से एक नया साधारण वाक्य बनाना। तो साथियों पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है प्यारे साथियों, नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि यह सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन या टेंस के अनुसार बदलती नहीं है। इसका दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कह सकते हैं वर्बल एडजेक्टिव होती है। अब वर्बल एडजेक्टिव इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि जब एक क्रिया एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करे तो वो अपने आप में वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है, क्योंकि पार्टिसिपल वर्ब से बना है और कभी कभी ये सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करता है, इसीलिए हम इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कह देते हैं। बहुत से लोग इसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं पार्टिसिपल को। ठीक है। अब आप कहोगे कि वर्बल एडजेक्टिव में कौन कौन से वर्ब के जो फॉर्म है वो एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर सकते हैं। तो एक तो आपकी V1 प्लस ING, यानी कि जिसे आप फोर्थ फॉर्म कहते हैं, ये एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर सकती है। एक अपने आप में थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर सकती है। केवल क्रिया की 2 फॉर्म ही ऐसी हैं जो एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर सकती हैं। जैसे देखो, ही इज सिटिंग इन होना चाहिए, ही इज सिटिंग इन अ चेयर या अ ब्रोकन चेयर, यानी कि वह एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा है। तो साथियों यहाँ ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, व्हाट काइंड ऑफ चेयर, तो आप कहोगे टूटी हुई। तो ये जो थर्ड फॉर्म है आप देख पा रहे हैं, तो ये एक चेयर की विशेषता बता रही है, और चेयर अपने आप में नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाला या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एक एडजेक्टिव कहलाता है, और ये वर्ब से बना है, इसीलिए हम इसे वर्बल एडजेक्टिव कह सकते हैं। उन्होंने एक जलता हुआ घर देखा। उन्होंने कैसा घर देखा, जलता हुआ। तो देखें आप V1 प्लस ING है, कैसा घर, जलता हुआ, तो विशेषता बताई गई है घर के बारे में इस वर्ब के द्वारा, तो इसीलिए इसे आप वर्बल एडजेक्टिव कह सकते हो। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत शायद आपको नहीं होगी। तो पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं साथियों, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में आप हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आइए देखते हैं पहले बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। तो पार्टिसिपल की कुछ पहचान है, इन्हें आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में धारण कर लेना है। पहली पहचान है, जितने भी आपको वाक्य दिए गए हैं उन सभी के सब्जेक्ट एक ही होने चाहिए। जैसे मान लीजिएगा यहाँ प्यूपल दे दे तो उधर को प्यूपल के लिए प्रोनाउन दे होना चाहिए। अब ये मत मिलाने बैठ जाना कि यहाँ प्यूपल है यहाँ भी प्यूपल होना चाहिए, क्योंकि किसी नाउन के लिए वहाँ प्रोनाउन भी हो सकता है। और एक साथ 2 काम होते हैं इसमें। तीसरा है टाइम गैप, यानी कि इंटरवल ज़्यादा नहीं होगा, और जो दूसरा काम है वो पहले काम के तुरंत बाद होना चाहिए। यहाँ एक जगह पर कारण का बोध भी हमें होगा, और एक कंडीशन रहेगी, आप यदि किसी को कुछ करते हुए देखें, पाएँ या सुने
तो ऐसी स्थिति में पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है दूसरे वाक्य में वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। बस इतने से ही फैक्ट आपको याद रखने हैं पार्टिसिपल में। ठीक है साथियों, तो आइए देखते हैं। ये रहा टाइप फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंसेज को जब आप जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे तो हिंदी कुछ ऐसे निकलेगी, किसी कार्य को करके या करते हुए। तो आपको दो वाक्य दिए जाएंगे सिंपल, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपका रहेगा। सब्जेक्ट दोनों के सेम होने चाहिए। तो जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है इसे आप हटा दोगे। जो वर्ब हमें दी गई है इसे फर्स्ट फॉर्म में लाना है और उसमें हमें आईएनजी ऐड कर देनी है। पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है उसे एज इट एज आप लिख दोगे। कॉमा लगाना है। अब ये देखना है कि यहाँ नाउन था, तो इस जो सब्जेक्ट है इस प्रोनाउन की जगह पर आपको नाउन ही लिखना होगा और उसके बाद उस सेंटेंस को पूरा लिख देंगे। अब इस सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो इसी वजह से ये कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पार्टिसिपल है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है। आई सॉ अ स्नैक, मैंने एक सर्प देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो दोनों सेंटेंसेज के जो सब्जेक्ट हैं वो सेम है, पहले में भी आई है और दूसरे में भी आई है। फाइनाइट वर्ब दोनों की अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं। अब पहला जो कार्य है उसे ध्यान से देखो। मैंने सर्प देखा, मैं भाग गया, यानी पहले कार्य के होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य भी हो गया है। तो इसीलिए इसमें आपको यूज करना होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में करना क्या है, आप कहोगे सर B1 प्लस ING हमें जोड़नी है। तो सबसे पहले आप आई को हटा देंगे, तो 100 का फर्स्ट फॉर्म आप लिखोगे सी, उसमें आप ING ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा सीइंग। सीइंग अ स्नैक, यानी कि एक सर्प को देखते हुए, कॉमा लगाएंगे, आई रैन अवे, मैं भाग गया। जोड़ सकते हैं आराम से, क्योंकि पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आपने हटा दिया। तो आपने 100 का फर्स्ट फॉर्म लिखा सी, उसमें आपने ऐड किया ING को तो सीइंग, और आगे लिख दिया अ स्नैक, कॉमा लगा के आई रैन अवे, एक सर्प को देखते हुए मैं भाग गया। अब ये ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें हम बना के देख लेते हैं, आप भी कमेंट करते रहें। रवि ओपन्ड द बुक, रवि ने अपनी किताब खोली। ही बेगन टू रीड, वह पढ़ने लगा। तो देखिए एक काम के बाद दूसरा काम हुआ है, दोनों के सब्जेक्ट एक हैं। ये आपको तब तक समझ में नहीं आ जाएगा, मैं ऐसे ही कह कह के बोर करता रहूँगा। ठीक है, रवि के लिए प्रोनाउन ही आया है। तो आप कैसे कहोगे, किताब खोलते हुए, किताब खोलते हुए, ते हुए आ गया ना, तो रवि को आप हटा देंगे तो ओपन, इसका फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना होगा, तो ये हो जाएगा ओपन। इसमें आपको ऐड कर देना है ING, ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओपनिंग द बुक, किताब को खोलते हुए, यहाँ आप लगा देंगे कॉमा। अब ही किसके लिए आ जाए, आप कहोगे सर रवि के लिए, तो हमें रवि लिखना होगा, रवि, और आगे एज इट एज आप लिख देंगे बिगेन टू रीड, बिगेन टू रीड। बन गया कि नहीं बताओ, आप कहोगे जी बिल्कुल। किताब खोलते हुए रवि पढ़ने लगा। अगला सेंटेंस बनाओ। ही ड्रू हिज स्वर्ड, उसने अपनी तलवार खींची। ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। यहाँ जगह ले लेते हैं थोड़ी सी। तो आप कहोगे अपनी तलवार को खींचते हुए उसने अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। सब्जेक्ट दोनों की एक ही है, पहला कार्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, तभी दूसरा कार्य शुरू हो गया है। तो आप ही को हटाएंगे सबसे पहले, ड्रू का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो ड्रॉ होता है, उसमें आपको लगाना होगा ING, ड्राइंग, तलवार खींचते हुए तो हिज स्वर्ड, आगे आप लगा देंगे कॉमा और लिख देंगे ही अटैक्ड हिज एनिमी, ही अटैक्ड हिज एनिमी, लिख लेना भैया। ठीक है, अपनी तलवार खींचते हुए उसने अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। ये वाला सेंटेंस आप मुझे कमेंट में सेंड करें। सी टुक हर पेन, उसने अपना पेन लिया। सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, यानी अपने पेन को लेते हुए उसने एक पत्र लिखा। अब साथियों आपको 3 सेंटेंसेज दे दिए जाएं और कहे कि सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो जो शुरुआती 2 सेंटेंस हैं इनकी जो फाइनाइट वर्ब हैं उन दोनों को नॉन फाइनाइट बनाने के लिए कंजंक्शन एंड से जोड़ना होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर
दिमाग तो नहीं ख़राब है आपका, क्योंकि कंजंक्शन एंड को तो हमने कंपाउंड सेंटेंस में पढ़ा है। तो मैं कहूँगा जी सर, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। एकमात्र ऐसा कंजंक्शन है जिसके जुड़ने से एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण होता है और साथ ही साथ एक कंपाउंड सेंटेंस का भी निर्माण होता है। अगर साथियों दो एडजेक्टिव, दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो एडवर्ब, दो फाइनाइट वर्ब को छोड़कर आप कुछ भी जोड़ रहे हैं तो सिंपल बनेगा, और दो फाइनाइट वर्ब आपने जोड़ दी तो वह कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो आइए ये स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसे हटाना है, आप B1 प्लस ING लगाओगे, उसका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दिए हैं वो लिख देंगे। दूसरे सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट बनाने से पहले कंजंक्शन एंड करेंगे, यहाँ से सब्जेक्ट हटा देंगे, B1 प्लस आप ING लिखोगे, ऑब्जेक्ट कॉमा लगा के तीसरे सेंटेंस से पूरा लिख देंगे, बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। एक एग्जांपल लिखा है, ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, वह खेत में टहल रहा था। ही सॉ अ स्नैक, उसने सर्प देखा। ही रैन अवे, वह भाग गया। पहले ये देखो तीनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट एक ही हैं। ठीक है भैया, अब आप क्या कहोगे, खेत में टहलते हुए और सर्प को देखते हुए वह भाग गया। तो आपको यहाँ से पहले से ही ING फॉर्म दिया है तो यही लिख लेना है। तो आप लिख देंगे वॉकिंग, वॉकिंग इन द फील्ड, वॉकिंग इन द फील्ड। ठीक है भैया, उसके बाद में ही भी आपको हटा देना है। तो यहाँ आपको एक और नॉन फाइनाइट वर्ब बनानी होगी, तो आप एंड लिखेंगे। सौ का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे सी, उसमें भी आपको ING ऐड करना है, तो सेइंग अ स्नैक, अ स्नैक, यहाँ लगाएंगे कॉमा और लिख देंगे ही रैन अवे। अब इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, आप कहोगे सर कौन सी, तो मैं कहूँगा रैन, क्योंकि वॉकिंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई है और सीइंग भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई है, तो ये कहलाएगा सिंपल सेंटेंस, और B1 से जोड़ा है तो इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वॉकिंग इन द फील्ड एंड सीइंग अ स्नैक कॉमा ही रैन अवे। ठीक है भाई, ये देख सकते हैं इसका आंसर। और भी एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो इसमें अगला एग्जाम्पल है, ही रेज्ड हिज गन, उसने अपनी बंदूक उठाई। ही टुक हिज एम, उसने अपना निशान लिया। ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। तो तीन सेंटेंस हैं, तीनों में एक के बाद दूसरा कार्य होता चला गया है। तो सबसे पहले यहाँ आप ही को हटाएंगे, तो रेज्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है रेज, जब ING लगाएंगे तो ई लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में रेजिंग। आगे आप लिख देंगे हिज गन, हिज गन, यहाँ लगाएंगे कॉमा, ही को भी हटा देंगे, टुक का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे आप टेक, तो फिर आप ING लगाएंगे तो ई हट जाएगा, टेकिंग हिज एम, हिज एम कॉमा, आगे आप लिख देंगे ही अटैक्ड हिज एनिमी, लिख देना। रेजिंग हिज गन, अपनी बंदूक को उठाते हुए, यहाँ एंड रह गया, एंड, और टेकिंग हिज एम, और अपना उद्देश्य लेते हुए, ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। ठीक है भाई, और भी देखो, द ओल्ड मैन वर्कड हार्ड, बुजुर्ग व्यक्ति ने कठिन परिश्रम किया। ही लाफ्ड, वह हंसा। ही दस स्पेंट हिज लाइफ, इस प्रकार से उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। तो यहाँ भी तीन सेंटेंसेज हैं, तो आप कहोगे वर्किंग हार्ड एंड लाफिंग कॉमा द ओल्ड मैन स्पेंट हिज लाइफ, यहाँ बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेके और आओगे वर्किंग हार्ड, ठीक है, एंड लाफिंग, लाफिंग, ठीक है, और कॉमा लगाकर आप लिख देंगे, यही किसके लिए आ जाए, ओल्ड मैन के लिए, तो यहीं आप लिख देंगे द ओल्ड मैन। अब 10 की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो निरर्थक शब्दों को आप हटा देते हैं और लिख देंगे स्पेंट हिज लाइफ। ठीक है भैया, ये बन गया आपका। अब ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट में बनाओ। आई वॉज गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। आई सॉ अ लॉयन, मैंने एक लॉयन देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। बनाओ कमेंट में। अब देखो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है साथियों, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको तीन सेंटेंसेस दिए गए हैं और तीसरे सेंटेंस में आपको हर्ड नामक एक वर्ब देखने को मिली है, यही पकड़ना है आपको। सबसे पहले तीन सेंटेंसेज आपको देगा, उसमें
तीसरे सेंटेंस में से सेकंड सेंटेंस में एक हर्ड नामक वर्ब होगी। तो सबसे पहले इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल में लेकर आ जाएंगे तो हियरिंग। उसके बाद यहाँ न्यूज नामक शब्द होगा तो न्यूज। उसके बाद आपको अपनी तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा प्रीपोजिशन लगाना है ऑफ। उसके बाद में जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है पहले सेंटेंस में, देखो इसका काम खत्म हो गया। जैसे ही आपने हर्ड को हियर लिखा, द न्यूज लिखा, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अब फर्स्ट सेंटेंस की तरफ जाने से पहले आपको ऑफ प्रीपोजिशन लगाना है। जो सब्जेक्ट हमें दिया है उसका पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है। ही दिया है तो आप हिज लिख दोगे, सी दिया है तो आप हर लिख दोगे, ठीक है। यानी कि ही दिया है तो आप हिज लिख दोगे, सी दिया है तो आप हर लिख दोगे। उसके बाद में जो मेन वर्ब आपको दी गई है उसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ले आओगे। जैसे फेल्ड दिया है तो फेलियर लिख देना, डाइड दिया है तो आप डेथ लिख देना, अगर एडजेक्टिव इल दिया है तो इलनेस लिख देना। फिर आपको कॉमा लगाना है, तीसरे सेंटेंस को बिल्कुल एज इट एज लिख देना है। यहाँ से ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि सबसे पहले आप हर्ड को हियरिंग में लेकर आएंगे, द न्यूज को एज इट एज लिख देंगे, अपनी तरफ से प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है। पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसे पजेसिव एडजेक्टिव में ले आएंगे। जैसे ही दिया है तो आपको हिज लिखना है, सी दिया है तो आप हर लिखोगे, ठीक है भैया। उसके बाद में जो हमें मेन वर्ब दी गई है सेंटेंस में उसे आप नाउन फॉर्म में बदल देंगे। जनरली फेल्ड का फेलियर, डाइड का डेथ, यही पूछेगा आपसे। कॉमा लगाएंगे और तीसरे सेंटेंस को आप एज इट एज लिख दोगे। ये एक एग्जांपल देखिए जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पूछा भी गया है आपका बोर्ड एग्जाम में। सी हैज फेल्ड, वह असफल हो चुकी है। सी हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। तो देखो 3 सेंटेंस हैं, उसमें से सेकंड सेंटेंस में आपको हर्ड के साथ में न्यूज दिया है। तो आप कैसे कहोगे, अपनी असफलता की खबर सुनते हुए वह मूर्छित हो गई। तो सबसे पहले इस सी को यहाँ से हटा देना है। हर्ड को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में लेकर आएंगे तो आप लिखेंगे हियरिंग। क्या लिखोगे, हियरिंग। उसके बाद आप लिख देंगे द न्यूज। अपनी तरफ से एक प्रपोजिशन लगाना है आपको ऑफ। इस सेंटेंस की हमें कोई आवश्यकता नहीं रही। सी दिया है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव अभी आपने बताया, आप कहोगे सर हर, ठीक है। उसके बाद हैज की हमें आवश्यकता नहीं है, सी हमने पजेसिव एडजेक्टिव में लिख दिया। तो फेल्ड का नाउन फॉर्म आप लिख देंगे फेलियर। क्या लिख दोगे, फेलियर। यहाँ लगाएंगे आप कॉमा। अब तीसरे सेंटेंस को एज इट एज आप लिख देंगे तो आप लिख देंगे सी फेंटेड। देखो कितना आसान है, और पेपर यहाँ से ज़रूर पूछता है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। अपनी असफलता की खबर सुनते हुए सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। तो एक काम करें, फेलियर का एक बार एंटोनियम्स लिख दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये इसका आंसर देख सकते हैं। अब साथियों, पहले सेंटेंस में अगर आपको पहले से ही पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया है तो उस नाउन पर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाकर तब उस वर्ब को नाउन बनाना होगा। क्या कहा मैंने, पहले से अगर उसने आपको पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि हिज या हर के बाद में कोई नाउन दिया है तो हमें एपोस्ट्रोफी एस और लगाने की आवश्यकता है, यही बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ आपने देखा ये सेम है, तो यहाँ पहले से वो नाउन देगा तो आपको फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा, तब आगे आप लिखेंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल, हर ब्रदर डाइड, उसके भाई की मृत्यु हो गई। सी हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। सी क्राइड, वह जोर से चिल्लाई। तो साथियों, पहले सेंटेंस में आपको पहले से देख सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन दिया है। तो सबसे पहले सी को आप हटा देंगे, हर्ड को आप लेकर आएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो हो जाएगा हियरिंग। आगे आप लिख देंगे द न्यूज। आपको प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है, लगा दिया ना। उसके बाद में आपको हर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव दिया है तो यही लिख देंगे। ब्रदर नाउन फॉर्म में तो इसे भी लिख देंगे। अब यहाँ नाउन है तो मैंने आपसे कहा एपोस्ट्रोफी एस लगानी होगी। अब डाइड का नाउन फॉर्म बनाओगे आप डेथ। इतना सा काम आपको करना है केवल। अब कॉमा लगा देंगे और तीसरे सेंटेंस को एज इट एज आप लिख देंगे सी क्राइड। सी क्राइड। अपने भाई की असफलता की खबर अपने भाई के मरने की खबर सुनकर वह चिल्लाई, यानी कि रोने लगी एक तरीके से ये, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए एक सेंटेंस। इन दोनों को मुझे कमेंट में आंसर से चाहिए। पहला है
हिज वाइफ डाइड, उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई। ही हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। एक तो ये बनाना है। दूसरा है हर हस्बैंड डाइड, सी हर्ड द न्यूज, सी वेप्ट लाउडली। बनाओ। टाइप नंबर 4 कहता है आपसे कि अगर आपको बी वर्ब एक लिंकिंग वर्ब के रूप में देखने को मिले, एज एम आर वॉज वर्ब के बाद में जनरली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको देखने को मिले, एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, तो ये कारण बताएगा। क्या बताएगा? कारण। तो साथियों ऐसे स्थिति में आपको करना क्या है, जो एज एम आर आपको दिया है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट को तो आप हटा ही देंगे सेंटेंस के, तो एज एम आर बी वर्ब होता है तो इसे आप बीइंग में ले जाओगे और एज एम आर को आप हटा देंगे। जो हमें एडजेक्टिव दिया गया है उस एडजेक्टिव को लिखना है, कॉमा लगा के सब्जेक्ट और वर्ब जो भी हमें दिया है ऑब्जेक्ट उसे लिख देंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, द टाइगर वॉज हंग्री, टाइगर भूखा था। ही किल्ड अ गॉट, उसने एक बकरी को जान से मार दिया। कारण क्या है? भूखा होना। तो साथियों टाइगर को आप हटा देंगे क्योंकि वॉज के बाद हंग्री एक एडजेक्टिव है जो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य कर रहा है। तो वॉज का बेस फॉर्म होता है बी, तो इसमें आप आई एन जी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री। ठीक है, यानी कि भूखे होते हुए, कॉमा लगा देंगे आप। अब ही किसके लिए आ जाए तो आप कहोगे सर टाइगर के लिए, तो आप लिख देंगे टाइगर द टाइगर। आगे आप लिख देंगे किल्ड अ गॉट, किल्ड अ गॉट। ठीक है भैया, आराम से बना सकते हो। भूखे होते हुए बाघ ने बकरी को जान से मार दिया। क्लियर? ये आंसर लिखा हुआ है। और ये दो सेंटेंसेज हैं, इन्हें आप मुझे बनाकर दिखाएंगे। एक तो है आई वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग, मैं पढ़ने से थका हुआ था। आई टुक रेस्ट फॉर अ व्हाइल, मैंने थोड़े समय के लिए रेस्ट किया। आई वॉज हंग्री, आई टुक माई लंच। ठीक है, टायर्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन है ऑफ, इन देगा पेपर में तो इसे आपको हटा के ऑफ लिखना होगा। बना दो फटाफट से। तीसरा है आप पांचवा नियम आपका कहता है अगर किसी को कुछ करते हुए देखें, पाएं या सुने तो आपको पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य करता हुआ मिलेगा। अभी तक जितने भी आपने नियम पढ़े प्रेजेंट पार्टिसिपल में, आपने सभी में पाया कि पहले सेंटेंस का ही सब्जेक्ट दूसरे या तीसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट था। ठीक है भैया, लेकिन यहाँ आपको जब किसी को कुछ करते हुए देखेंगे, पाएंगे या सुनेंगे तो पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। तो जब आप सिंपल बनाएं तो आपके पास ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ एज एम आर बॉज बार देगा उसे हटा देना है आपको, बी वन प्लस आई एन जी पहले से ही देगा, उसे ऑब्जेक्ट के बगल में आप लिख दोगे। जैसे ये लिखा है नियम आपके सामने देख सकते हैं। ठीक है, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह एक सिगरेट का धूम्रपान कर रहा था। तुमने क्या देखा? कि वह एक सिगरेट का धूम्रपान कर रहा था। तो आप ये तो कहोगे मैंने उसे एक सिगरेट का धूम्रपान करते हुए देखा। तो आई का आपने आई लिखा, सौ का आपने सौ लिखा, हिम का हिम लिखा। जब हिम है तो ही लिखने की आवश्यकता नहीं है, वॉज लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आई एन जी लगानी थी तो ये पहले से ही लगी हुई है तो आप लिख दोगे स्मोकिंग अ सिगरेट। बना लोगे ना? मैंने उसे एक सिगरेट का धूम्रपान करते हुए देखा। देखो ही फाउंड मी, उसने मुझे पाया। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो आप क्या कहोगे? उसने मुझे क्रिकेट खेलते हुए पाया। बना दोगे ना? और आई हर्ड हर, मैंने उसे सुना। सी वॉज अब्यूजिंग हर सन, वह अपने पुत्र को गाली दे रही थी। तो क्या सुना आपने? उसने, यानी कि वह अपने पुत्र को गाली दे रही थी, तो मैंने उसे अपने पुत्र को गाली देते हुए सुना। ये बना दोगे आप एक, है ना? इसमें मैंने अलग से थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास किया है। ही सॉ द मून, उसने चंद्रमा देखा। ही बिकेम ग्लैड, वह खुश हो गया। अब ये मत सोच लेना कि मून खुश हो गया, तो इसे तो आपको वैसे ही बनाना होगा, सीइंग द मून, चंद्रमा देखते हुए। ठीक है, सीइंग द मून कॉमा ही बिकेम ग्लैड। ठीक है, ये आपको रखना है। आइए पास्ट पार्टिसिपल के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी कंडीशन क्या है? दिए गए वाक्यों का जो नाउन है दूसरे वाक्य में एक सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। यानी कि दोनों सेंटेंसेज में से किसी एक सेंटेंस में आपको नाउन देखने को मिलेगा जो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। और जो वाक्य दिए गए हैं जनरली उनमें से एक वाक्य पैसिव वॉइस में होगा। इसका हिंदी मीन्स जब आप निकालोगे तो आप पाएंगे ता हुआ, ती हुई या ते हुए। तो आपको करना क्या है, जो थर्ड फॉर्म हमें पैसिव वॉइस में दी गई है उसमें से थर्ड फॉर्म निकाल कर उस नाउन से पहले लिख देनी है जिसके बारे में वह बात की गई है। जैसे ये लिखा हुआ है।
ठीक है। जैसे आई सॉ अ बर्ड, मैंने एक पक्षी देखा, इट वॉज बाउंडेड, यह घायल था। तो वर्ड के बारे में बता जाए कैसा था ये, घायल। तो आप कैसे कहोगे, मैंने एक घायल पक्षी को देखा। अब ये मत सोच लेना सर करते हुए पा जाए तो हम क्या लिख दें बाउंडिंग, ऐसा मत करना, नहीं तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो ये जो थर्ड फॉर्म आपको दी गई है, इसी को केवल आपको इस वर्ड से पहले लिख देना है। तो देखो आई का आपने आई लिखा, सौ का सौ लिखा, आ का आ लिखा। तो ये जो थर्ड फॉर्म है आपने वर्ड से पहले लिखा, पक्षी कैसा था तो आप कहोगे घायल। तो आई सॉ अ बाउंडेड बर्ड, ये थर्ड फॉर्म केवल आपने इस नाउन से पहले लिखी और ये कर रही है एक एडजेक्टिव की तरह कार्य। एक और देखो, सी फाउंड अ रोज, उसने एक गुलाब पाया, इट वॉज फेडेड, यह मुरझाया हुआ था। तो रोज के बारे में बता जाए कैसा था ये, फेडेड। तो आप कैसे कह दोगे, सी फाउंड अ फेडेड रोज, ठीक है, उसने एक मुरझाया हुआ गुलाब पाया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक। देखो ये सेंटेंस आपको वापस लगा लेने हैं जितने मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं है, आसान है सभी के सभी। आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पाया, इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया था। एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पर अच्छा प्रैक्टिस करें। तो आप कैसे कहोगे, मैंने अपना खोजा हुआ पेन पाया। तो पेन के बारे में बता जाए कैसा है, खोजा हुआ। तो इस लॉस्ट को पेन से पहले लिख देना है, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, बन जाएगा ना, ठीक। आगे देखो, आगे परफेक्ट पार्टिसिपल क्या कहता है। पास्ट पार्टिसिपल से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। जो आपको कंडीशन है, यहाँ दिए गए वाक्यों में खूब गैप देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं था। एक्टिव वॉइस का नियम आपसे कहेगा हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, और पैसिव कहेगा हैविंग बीन के साथ में थर्ड फॉर्म। तो देखिए एक एग्जांपल, ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपने गृह कार्य को पूरा किया। ही वेंट टू प्ले, वह खेलने को गया। तो देखो काम पूरा हुआ है तभी जाके वह खेलने को गया है। एक्टिव वॉइस है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट ही को हटा देंगे, आपको लिखना होगा हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद ही वेंट टू प्ले, वह खेलने को गया, ठीक है। एक और देखो, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरे में झाड़ू लगाया। ही रिटर्न हिज होम, वह अपने घर लौटकर चला गया। तो पहला कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है तभी वो वापस गया है। सर्वेंट आप हटा दोगे, एक्टिव वॉइस है तो आप लिखोगे सबसे पहले हैविंग, आगे आप लिख देंगे स्वेप्ट, हैविंग स्वेप्ट द रूम, ठीक है भैया, हैविंग स्वेप्ट द रूम। आगे आप लगाएंगे कॉमा, क्या लगा दोगे, कॉमा। और कॉमा लगाओगे तो आपको ही के लिए लिखना होगा द सर्वेंट, क्या लिखना होगा, द सर्वेंट, और आगे आप लिख देंगे रिटर्न हिज होम, कमरे को झाड़ू लगाने के बाद वह घर वापस चला गया। ये लगा के देख लेना। पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के बाद थर्ड फॉर्म लिखना होगा। जैसे देखिए, द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड, छात्रों को दंडित किया गया। ही लेफ्ट द क्लास, उसने क्लास को छोड़ दिया। तो साथियों यहाँ भी आप ध्यान से देखें, आपको पैसिव वॉइस में दिया है, सब्जेक्ट दोनों के एक हैं, ये बात आपके माइंड में आ जानी चाहिए पूरे प्रेजेंट पार्टिसिपल में और पास्ट पार्टिसिपल में और परफेक्ट पार्टिसिपल में। या तो ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा या दोनों के सब्जेक्ट एक समान होंगे। तो पैसिव है वॉज के बाद पनिश्ड लिखा हुआ है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आप हटा देंगे, हैविंग बीन पनिश्ड, यानी दंडित होने के बाद कॉमा द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, ठीक है। यहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं, ये बना के देख लेना। द बॉय वॉज बीटन, लड़के को पीटा गया। ही फेल्ट सॉरी, उसने अफसोस महसूस किया। तो आप क्या कहोगे, हैविंग बीन बीटन कॉमा द बॉय फेल्ट सॉरी, ये बना के देख लेना। आओ यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने यहाँ से बताया उसे ध्यान रखना है, पास्ट पार्टिसिपल में जो क्वेश्चन बताया है वो याद रखना है। आगे आपके पास में इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, 2+B1, जिसका हिंदी मीन्स निकलता है क्रिया के अंत में ना नी ने। अब ये पर्पज बताता है तो हिंदी क्रिया के अंत में आपको देखने को मिलेगा ना के लिए, नी के लिए या फिर ने के लिए, पर्पज बताने के लिए। इन्फिनेटिव क्या बताता है, एक तो बताता है पर्पज, एक तो बताता है अपने आप में पर्पज बताता है, और साथ ही ये रीजन भी बताएगा। क्या बताएगा, रीजन। तो ये भी एक वर्बल नाउन की तरह कार्य करता है। नॉन फाइनाइट वर्ब तो है, वर्बल नाउन क्या, जो एक ऐसी क्रिया जो नाउन की तरह कार्य करती है वो वर्बल नाउन कहलाती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, लेकिन जीरंट से पूछा था CDS में।
टू स्मोक इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है, तो आप कहोगे टू स्मोक यानी धूम्रपान। क्या का रिप्लाई, कौन का रिप्लाई, या फिर किसे या किसको का रिप्लाई जो होता है वो 100% एक नाउन होता है फंक्शनल ग्रामर पर। क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप कहोगे टू स्मोक। 2+B1 है, वर्ब से बना है, इसीलिए हम इसे वर्बल नाउन कह सकते हैं। अब यहाँ किससे क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। पहला सेंटेंस रीजन बताएगा और दूसरा सेंटेंस आपको पर्पज या रिजल्ट के बारे में बताएगा। किसके बारे में, पर्पज या रिजल्ट के बारे में। तो जो क्रिया आपको पर्पज या रिजल्ट बताए उसी से पहले आपको टू लगा देना है। मोस्टली यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में जहाँ पर्पज या रिजल्ट बताया जाए उसमें 2+B1 का प्रयोग होगा। उससे पहले सारी चीज़ें आपको हटा देनी हैं। सिंपल बनाने के लिए बस केवल उस वर्ब को लिखना है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखना है। उससे पहले सारी चीज़ें आपको हटा देनी है। जैसे देखिए, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा को गया। ही वॉन्टेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था। उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है ताज देखना। तो सिंपल बनाओगे तो आपको ये हटा देना है ना। तो आप देखिएगा वह ताज देखने के लिए आगरा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और भी देखिएगा दो सेंटेंस। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। ही विल सक्सीड, वह सफल हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, उसका उद्देश्य क्या है, सफल होना, ये तो बता रहा है उद्देश्य। तो आप कहोगे वह सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करता है। तो ये हटा दो, केवल टू लिख दो। ही वर्क्स हार्ड टू सक्सीड। वी ईट फूड, हम भोजन करते हैं। वी मे लिव, जीवित रहने के लिए, है ना। तो ये पर्पज बता रही है क्रिया अपने आप में। तो ये हटा दो आप और केवल लिख दो टू। बना लोगे ना, चलो तो बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस बना दो एक। ही टूक अ नाइफ, ही वांटेड टू किल अ हैन, ये बना दो इसका आंसर। अब यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपका, और पूछा गया है 2025 तक। ठीक है, पहले सेंटेंस में आपको वो सो देगा या बेरी देगा। जनरली ये दो शब्द होंगे, या फिर क्वाइट हो सकता है। दो शब्द ये तीन रखने हैं आपको याद, कि अगर पहले सेंटेंस में सो या बेरी या क्वाइट दिया जाए और दूसरे सेंटेंस में साथियों हमें कैन नॉट या कुड नॉट दिया जाए और वो हमसे कहेगा सिंपल बनाओ, क्या बनाओ, सिंपल, तो इन तीनों की जगह पर वेरी, क्वाइट और सो की जगह पर आपको एडवर्ब टू लिखना है। बहुत से लोग इसे थू पढ़ते हैं, भैया टू ही पढ़ा जाता है इसे, ठीक है, TOO। कैन नॉट या कुड नॉट से पहले जितना भी कुछ दिया है उन सभी को हटा देना, प्रीपोजिशन टू लगा देंगे उस क्रिया से पहले, ये बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। जैसे नियम लिखा हुआ है नीचे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है, लिंकिंग वर्ब लिख देनी है। इन सभी शब्दों की जगह पर आप लोगों को एडवर्ब टू लिखना है। जो एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया है वो लिख देना है। और साथ ही ये जो कैन नॉट या कुड नॉट जो दिया है इससे पहले सब्जेक्ट सहित सब चीज़ों को हटा देंगे। जो वर्ब दी गई है उससे पहले केवल प्रीपोजिशन टू लगाना है। ये बन जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस। अब साथियों जो हमें सेंटेंस दिया गया है जिसमें वेरी, क्वाइट, एक्सट्रीमली ये सारी चीज़ें दी गई हैं और वो हमसे कह दे कि भैया इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, क्योंकि पूछ सकता है तो उसे भी ध्यान रखें। तो आपको वेरी की जगह पर भी सो लिखना है, क्वाइट की जगह पर भी सो लिखना है, एक्सट्रीमली की जगह भी सो लिखना है, एक्सेसफुली की जगह पर भी सो लिखना है। अगर सो पहले से ही दिया है तो सो ही रहने दें, और जो फुल स्टॉप आपको दिया है दूसरे सब्जेक्ट से पहले वहाँ लिख दें दैट। ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और यहाँ से एक क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है और लगभग आएगा भी, तो इस पर आप स्टार करके अवश्य लिख लें। सिंपल 1 बाय, तो इन सभी एडवर्ब्स की जगह पर नेगेटिव एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट, कुड नॉट को हटाकर हम 2+B1 लिख देंगे। ठीक है, अगर वो हमसे कहता है कि ये एडवर्ब्स दी गई हैं और हमसे कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स बनाओ, क्या बनाओ भैया, कॉम्प्लेक्स, तो इन सभी की जगह पर हमें सो लिखना है और फुल स्टॉप की जगह पर हमें दैट लिखना है। अब मैं एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही वेंट टू आगरा, ये तो हो गया शायद, है ना, ये रहा आपका एग्जांपल। द मैन वॉज वेरी ओल्ड, वह व्यक्ति बहुत बुजुर्ग था। ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, वह ठीक से ना चल सका। ठीक है, तो आप देखो पहले सेंटेंस में वेरी दिया है, आप कहोगे सर बिल्कुल। दूसरे में कुड नॉट दिया है, तो ये देख सकते हैं कैन नॉट या कुड नॉट में से कुछ भी हो। तो आपको सिंपल बनाना है, तो मैंने क्या कहा सर, इन सभी की जगह पर आपको टू लिखना होगा और कुड नॉट से पहले जितना भी दिया है वो हटा देंगे और टू लगा देंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द मैन,
आगे आप लिख देंगे वॉज, वेरी की जगह पर आप लिख देंगे एडवर्ब टू, आगे आप लिख देंगे ओल्ड। कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। अब कोड नोट से पहले सब हटा दें तो आपको प्रीपोजिशन टू लगाना होगा वॉक से पहले, वॉक प्रॉपरली। बस बन गया आपका सेंटेंस सिंपल। एक ही फाइनाइट वर्ब है इसमें, वो कौन है? वॉज। ठीक है भाई, द मैन वॉज टू ओल्ड टू वॉक प्रॉपरली। अब मैं आपसे कहूँ सर इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ तो फिर क्या करोगे? तो मैंने क्या कहा कि बेरी की जगह पर आप लिख दो सो और फुल स्टॉप की जगह पर आप लिख दो दैट। ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ये सेंटेंसेज बना के देख लें भाई एक बार, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी। ये बना के देख लेना। ही इज़ वेरी फैट, ही कैन नॉट सेट प्रॉपरली, कमेंट करें मुझे। अब यहाँ देखो आई दे दिया आपको एक डिफरेंट सब्जेक्ट, तो जब डिफरेंट सब्जेक्ट हो तो आप फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे टी वॉज टू हॉट फॉर मी टू टेक। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा ये, तो बना लेना इन्हें एक बार। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपके पास में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं हम। तो साथियों, नॉमिनेट का मतलब होता है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता होता है। पहले इसके बारे में मैं बता देता हूँ नॉमिनेट के बारे में। सब्जेक्ट होता है इसका मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री। क्या होता है? फ्री। तो यहाँ कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, दो दिए जाएंगे वाक्य आपको, उनके सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक ही थे, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में अलग अलग होने चाहिए। और जो पहला सेंटेंस है उससे कारण के बारे में पता चलेगा, और दूसरा सेंटेंस आपको परिणाम का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? परिणाम का। तो यदि आपके जो पहला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में दिया है तो उसका नियम क्या रहेगा? तो आप बताओ मुझे, परफेक्ट पार्टिसिपल में एक्टिव में क्या किया था? आप कहोगे सर पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट हमने हटा दिया था और हैविंग का प्रयोग किया था हमने, और हैविंग के बाद लिखा था थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ आपको सब्जेक्ट अलग अलग देखने को मिलेंगे, तो यहाँ आपको सब्जेक्ट भी लिखना होगा। क्या करना होगा? सब्जेक्ट लिखना होगा। चलो आओ बना के देख लेते हैं। देखो ये लिखना ही है आपको। एक मिनट भाई, पीडीएफ तुम क्यों नाराज़ होती हो है भाई? ठीक है, तो आप सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया है पहले सेंटेंस का उसे लिखोगे, उसके बाद हैविंग लिखोगे, और तब जाके आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट कॉमा, और दूसरे सेंटेंस को एज इट इज आप लिख दोगे। देखिएगा ये एग्जाम्पल पूछा गया है। द सन रोज, सूर्य उदित हुआ। द बॉयज वेंट टू स्कूल, लड़के विद्यालय गए। रीजन क्या है? सूर्य का उदित होना। परिणाम क्या है? लड़कों का विद्यालय जाना। दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, पहले में सन है और दूसरे में बॉयस है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था? यहाँ ही था तो वहाँ भी ही था। तो यहाँ बनाओगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे द सन। अब एक्टिव वॉइस में तो हमें यूज करना होगा हैविंग। थर्ड फॉर्म आप लिख दोगे राइजन। आगे आप लगा देंगे कॉमा और लिख देंगे द बॉयज वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। यानी कि सूर्य निकला या सूर्य निकलने के बाद लड़के स्कूल को चले गए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, द सन हैविंग राइजन कॉमा द बॉयज वेंट टू स्कूल। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके सामने लिखे हैं। द सन सेट, सूर्य अस्त हुआ। द फार्मर्स रिटर्न होम, और जो किसान थे वो घर चले गए। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आप देखें तो सन है, दूसरे का फार्मर्स है। रीजन क्या है? सूर्य का अस्त होना। परिणाम क्या है? किसानों का घर वापस आना। तो कैसे लिखेंगे आप? द सन, द सन एक्टिव ही है तो आप लिख देंगे हैविंग। थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे सेट, क्योंकि यही होती है। कॉमा लगाकर आप लिख देंगे द फार्मर्स, पूरा लिख दो, रिटर्न होम। आगे और भी देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। द सन रोज, यानी कि सूर्य निकला। द फॉग डिसअपियर्ड, और जो फॉग कोहरा था वो गायब हो गया। पहला रीजन है, रिजल्ट क्या है? कोहरे का गायब होना। तो आप कहोगे द सन हैविंग राइजन कॉमा द फॉग डिसअपियर्ड। है कि नहीं आसान? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल के बिल्कुल विपरीत होता है। अगर पैसिव में है तो आपने वहाँ पैसिव में क्या किया था? तो आप कहोगे सर हमने हैविंग बीन लगाया था परफेक्ट पार्टिसिपल में, तो यहाँ भी आप हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। बट मैं आपसे कहना चाहूँगा इन्फिनेटिव का दूसरा नियम आपको ध्यान रखना है, जहाँ आपने वेरी की जगह पर एडवर्ब टू लगाया, ऐसे उसी प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आपको पहले वाला ही नियम ध्यान रखना है बहुत अच्छे से।
क्योंकि सेकंड बहुत कम पूछा गया है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल दिया है, द लीडर वॉज स्लेन, नेता का कत्ल कर दिया गया, द फॉलोवर्स रैन अवे, और जो अनुयायी थे वो भाग गए। दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, पहले का लीडर है और दूसरे का फॉलोवर्स, और पैसिव वॉइस में भी है। तो आप लिखेंगे द लीडर हैविंग बीन स्लेन, नेता का कत्ल कर दिया गया, द फॉलोवर्स रैन अवे, और जो अनुयायी थे भाग गए। वैसे ऐसा होता नहीं है साथियों कभी भी। एक और देखिए, द कैप्टन वॉज किल्ड, कैप्टन को जान से मार दिया गया, द आर्मी रैन अवे, आर्मी भाग गई। दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, पहले से रीजन का पता चल रहा है और दूसरे से रिजल्ट। पैसिव वॉइस है तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ द कैप्टन, पैसिव है तो आप लिख देंगे हैविंग बीन, और यहाँ थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे किल्ड, कॉमा द आर्मी रैन अवे, बन गया ना आराम से। ऐसे ही आपको बनाना है। आगे देखिए, द लेटर वॉज रिटर्न, पत्र लिखा गया, ही पोस्टेड इट एट वंस, उसने इसे तुरंत ही पोस्ट कर दिया। तो देखो पहला पैसिव है और आप देखें सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हैं, तो आप कहोगे द लेटर हैविंग बीन रिटर्न, कॉमा ही पोस्टेड इट एट वंस। ये दो क्वेश्चंस आप लगा के देख लो। द वर्क वॉज डन, कार्य किया गया, ही वेंट बैक होम, वह घर वापस चला गया। कार्य हुआ और वो घर वापस चला गया। तो द वर्क हैविंग बीन डन, कॉमा ही वेंट बैक होम। ये बी वर्ब वाला भी आपने वहाँ पढ़ा था, रीजन रिजल्ट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन यहाँ आपको सब्जेक्ट अलग अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ से एक तो सिंटैक्स से एरर बना देता है वो, आपको बीइंग दे देगा और मौसम दे देगा, आपको लगेगा सेंटेंस सही है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है एट लगाना होगा मौसम के लिए, ठीक है, मौसम के लिए या छुट्टी फुट्टी के लिए। तो यहाँ वॉज वर्ब का बीइंग तो आपने करना सीख ही लिया है, यहाँ सब्जेक्ट ही मेंशन करना होगा आपको पहला, प्रेजेंट पार्टिसिपल से ये फ़ायदा है आपको, ठीक है। तो देखिएगा भैया क्या कहता है पहला सेंटेंस, इट वॉज अ हॉलीडे, यानी कि अवकाश था, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम विद्यालय नहीं गए। रीजन क्या है, अवकाश होना, परिणाम क्या है, हमारा विद्यालय ना जाना। तो आप सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग पा रहे हैं, तो आप लिखेंगे इट वॉज एक लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य कर रही है, तो आप लिख देंगे बीइंग, आगे आप लिख देंगे अ हॉलीडे, कॉमा वी डिड नॉट गो टू स्कूल, छुट्टी होते हुए हम घर नहीं गए। अब पेपर में एरर कैसे दे देता है, एट हटा देगा, आपको कहेगा बीइंग अ हॉलीडे, कॉमा वी डिड नॉट गो टू स्कूल, करेक्ट कीजिए। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल थोड़ी है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हॉलीडे आप लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मौसम या छुट्टी के बारे में बात कर रहा है, तो इसीलिए आपको इट लिख के आना है पेपर में जब एरर सही करवाने के लिए कहे तो। और भी एग्जांपल देख लो, इट वॉज कोल्ड, ठंडी थी, नो वन वेंट आउट, कोई भी बाहर नहीं गया। रीजन क्या है, ठंड का होना, परिणाम क्या है, किसी का बाहर ना जाना। तो आप लिख देंगे इट बीइंग कोल्ड, ठीक है, कॉमा नो वन वेंट आउट टू प्ले, ठीक है। ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है। एक ही फाइनाइट वर्ब आपके पास में वेंट, ये बना के देख लें और भी एग्जांपल्स। द क्लास वॉज ओवर, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, ठीक है। तो द क्लास बीइंग ओवर, कॉमा द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। द टीचर वॉज एब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित था, द स्टूडेंट्स डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, छात्रों ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। रीजन क्या है, छात्र का अनुपस्थित होना, रिजल्ट क्या है, छात्रों का पूरा कार्य ना करना, ठीक है। आगे देखिएगा, बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड। तो साथियों प्रपोजिशन आप जानते हैं एक रिलेटिंग वर्ड होता है, ये टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा चीज़ें। नाउन आप जानते हैं नेमिंग वर्ड होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, हु, हुम और व्हाट। इनका रिप्लाई है तो 101% नाउन है। लव यहाँ देखें तो वर्ब की तरह कार्य कर रही है, लव यहाँ देखो, व्हाट इज ब्लाइंड, लव तो नाउन की तरह कार्य कर रही है। कोई भी शब्द देखने में कुछ भी हो सकता है, अगर वो व्हाट, हुम या हु का रिप्लाई है तो वो नाउन होगा। देखो वह कब आगरा जाएगा तो आप कहोगे कल, लेकिन क्या कभी नहीं आता है तो कल, क्या का रिप्लाई है तो नाउन होगा, ठीक है। जीरन नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो वर्बल नाउन की तरह कार्य करती है, और सीडीएस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्मोकिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो लोग वर्ब लगा जाए, लेकिन अब देखो जो वर्ब है, वर्ब के पहले आप कभी ऐसा देखा है कि एक और वर्ब आ सके, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जीरन, लेकिन ये यहाँ कार्य कर रही है एक वर्बल नाउन की तरह। क्या हानिकारक है तो आप कहोगे धूम्रपान, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस को मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ, ठीक है। तो इसमें आपका पहला इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है फॉर,
जिसका हिंदी अर्थ आपने के लिए पढ़ा है, लेकिन मैं के बदले में ज़्यादा जोर दूंगा। जब आपको प्राइस बात की जाए, किसी के बदले में कोई चीज़ लेने या देने की बात की जाए, तो वहाँ आप फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फॉर प्रीपोजिशन का। अब जैसे देखिए, मिसेज गीता सोल्ड हर बिग हाउस। मिसेज गीता ने अपने बड़े से घर को बेच दिया। सी गॉट 20 lakhs फॉर इट, और उसे इसके बदले में 20 लाख रुपए मिले। तो कीमत कितनी मिली? आप कहोगे 20 लाख रुपए। तो पूरा क्लॉज जो पहला दिया है एज इट एज आप लिख देंगे। कहाँ से कहाँ तक? तो आप कहेंगे सर मिसेज गीता सोल्ड हर बिग हाउस, पूरा लिख देना है, क्योंकि आपने 20 लाख रुपए बदले के इसे बेचा है। तो सी आप हटा देंगे, गॉट आप हटा देंगे, फॉर आपको दिया है तो आप लिख देंगे फॉर 20 lakhs। ठीक है, अब इट लिखने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, मिसेज गीता ने 20 लाख रुपयों के बदले में अपना घर बेच दिया। अगला सेंटेंस देखिएगा, आई बॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। आई पेड 500 रुपीज़ फॉर इट, और मैंने इसके लिए 500 रुपये अदा किए। तो किसके लिए आपने कीमत अदा की? 500 रुपयों के लिए, यानी 500 रुपये अदा किए घड़ी के लिए। तो आप क्या कहोगे? आई बॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी, कितने रुपए में? फॉर 500 रुपीज़, 500 रुपये के बदले में। ठीक है, ये प्राइस आपको लिख देनी है बस फॉर के बाद में, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और आप देखें फॉर आपको दिया था इसमें। ठीक है भैया, अब देखो के लिए ये भी आ जाए, बट आपका पूछता नहीं है ये, तो इसीलिए मैं के लिए ये बात नहीं करूँगा। अगला इम्पोर्टेंट आपके पास में प्रीपोजिशन है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त भी, या इसके लिए सब्स्टिट्यूशन के रूप में आप इन एडिशन टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं प्यारे साथियों? इन एडिशन टू। इसका हिंदी मीन्स भी होता है कि अतिरिक्त भी। अब इसके लिए जो आपका एग्जामिनर है वो पूछेगा कि एक साथ एक ही व्यक्ति दो कार्यों को करेगा। हिंदी जहाँ थोड़ा सा आपको कंबाइन करना होगा तो आप आंसर निकाल ले जाओगे। जनरली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपका। ही गेव देम हिज एडवाइस, उसने उन्हें अपनी सलाह दी। ही हेल्प्ड देम लिबरली, उसने उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की। अब देखो एक ही व्यक्ति है, वो दो कार्य कर रहा है। पहला कार्य क्या है? उन्हें अपनी सलाह देने का, साथ ही साथ उनकी उदारतापूर्वक मदद करना। तो आप हिंदी में कैसे कंबाइन करोगे? यानी कि उन्हें अपनी सलाह देने के अतिरिक्त, उन्हें अपनी सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की। तो आओ बनाते हैं इसे, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ही हटा दोगे। सबसे पहले प्रोपोजिशन आप लिखोगे बिसाइड्स। ठीक है, गेव का फर्स्ट फॉर्म आप जीरन फॉर्म में ले जाओगे, क्योंकि प्रोपोजिशन के बाद जीरन डी लिखना है, तो आप लिख दोगे गिविंग। आगे आप लिख दोगे देम। ठीक है, आगे आप लिख दोगे हिज एडवाइस। हिज एडवाइस, यहाँ लगाओगे कॉमा। ये सेंटेंस एज इट एज आपको लिख देना, ही हेल्प्ड देम लिबरली। ठीक है, उन्हें अपनी सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की। इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, आपसे बनने के चांस ही रहेंगे, लगातार पूछा भी जाता है। देखो मैंने लिखा भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और सेंटेंस देख लो, मिस्टर रवि टीचर्स मी मैथमेटिक्स। मिस्टर रवि मुझे गणित पढ़ाते हैं। ही पेज माई कॉलेज फ़ी आल्सो, वह मेरी कॉलेज फ़ी भी अदा करते हैं। तो एक ही व्यक्ति है, वो दो कार्यों को कर रहा है। तो आप क्या कहोगे? यानी कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाने के अतिरिक्त मिस्टर रवि मेरी फीस भी अदा करते हैं। तो शुरुआत में ही आप लिख दोगे बिसाइड्स। अब इसके बाद में आपको जीरन फॉर्म लिखना होगा, तो टीचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीचिंग। ठीक है भैया, आगे आप लिख दोगे मी मैथमेटिक्स। ठीक है, मैं मैथ्स लिख दे रहा हूँ आपको शॉर्ट में। उसके बाद आप कॉमा लगाकर लिख देंगे मिस्टर रवि, क्योंकि नाउन लिखना होगा। पेज माई फीस या कॉलेज फीस, आल्सो लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये बिसाइड्स में ही इंक्लूड होता है। तो बिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं। और बिसाइड 10th में आपने पढ़ा होगा, मैंने एक पेन के बदले एक पेंसिल खरीदी। आई बॉट अ, है ना, पेन बिसाइड्स अ पेंसिल, के अतिरिक्त, है ना, के अतिरिक्त के लिए। आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेंसिल आल्सो। तो क्या कहोगे? आई बॉट अ पेन बिसाइड्स अ पेंसिल। ऑन देख लीजिएगा, ये जरूरी है आपके लिए। अब जो ऑन जो है ना, आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ाई, इन सेंटेंसेज पर जरूर लागू होगा। ये देखो 2023 में पूछा गया है। देखो, आई सॉ द मून, मैंने चंद्रमा देखा। आई बिकेम हैप्पी, मैं प्रसन्न हो गया।
अब प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग तरीके से हमें सीखना है। वहाँ ये नहीं कहेगा कि सिंपल इससे बनाना है कि उससे बनाना है, वहाँ तो आपको जो आता है सही नियम है आप उससे बना दो, ये भी नहीं कि गलत से बना दें। तो आप कहोगे चंद्रमा देखने पर मैं खुश हो गया, तो ऑन सीइंग क्या लिख दोगे, ऑन सीइंग द मून, ऑन सीइंग द मून कॉमा आई बिकेम ग्लैड। ठीक है। द किंग वॉज इल, राजा बीमार था। द पीपल हर्ड द न्यूज, लोगों ने खबर सुनी। एंड वेंट टू द पैलेस, और वो महल को गए। तो देखो हर्ड दे दिया आपको, लेकिन यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम लग भी नहीं सकता है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। तो ये तो आपका प्रीपोजिशन ही बनेगा, इन्हें आप बना सकते थे। तो आपको क्या कहना होगा, ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज, यहीं से बनोगे ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज, द न्यूज। अब ऑफ लगाना है, आपको पता ही है ऑफ। आगे आप लिख देंगे द किंग, द किंग, एपस्ट्रॉफी एस लगाना होगा क्योंकि नाउन है। अब लिख दोगे इलनेस। पीछे मैंने नियम बता दिया है, लेट ही से लेट जुड़े हैं तो शुरू से देखिएगा। और कॉमा लगा के लिख देंगे द पीपल वेंट टू द पैलेस। एंड फ्रेंड लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स इलनेस कॉमा द पीपल वेंट टू द पैलेस, ये बना के देख लेना। डिस्पाइट ऑफ, सॉरी डिस्पाइट ही रहेगा, ऑफ नहीं लगाते हैं इसके साथ में, या इन स्पाइट ऑफ, इन के बाद स्पेस रहेगा। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ये रहेगा, वो वहाँ पास ही लिखा जाए। इसका मतलब होता है के बावजूद भी, ये कॉन्ट्रास्ट बताता है। सिंपल सेंटेंसेज में इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ये अपने आप में आपको कॉन्ट्रास्ट बताएंगे, यानी कि विरोध बताएंगे। सब्स्टिट्यूट भी करवाया गया है इन पैसेज में कि डिस्पाइट का सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, तो आप इन स्पाइट ऑफ लिख देंगे, ये दूर रहेगा थोड़ा सा, है ना, गैप में इन और स्पाइट थोड़ा सा गैप रहेगा। तो साथियों जो कॉन्ट्रास्ट बताते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऑल दो के साथ में यट या दो के साथ में यट आपको कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। कंपाउंड में बट या यट या स्टिल कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये कॉन्ट्रास्ट बताएगा। कॉन्ट्रास्ट जानते हो, विरोध। जैसे आपने मुझे अपने घर आमंत्रित किया लेकिन मैं नहीं गया, तो कॉन्ट्रास्ट है ना, जब आपने आमंत्रित किया है तो मुझे जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पहला ही सेंटेंस इंपॉर्टेंट है आपका, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला ज़्यादा पूछा गया है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही कुड नॉट पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास ना कर सका। तो देखो कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं, कठिन परिश्रम किया है तो परीक्षा पास होनी चाहिए, लेकिन वह परीक्षा पास ना कर सका। तो आप क्या कहोगे, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, तो आप लिखोगे इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, या तो हार्ड वर्क लिख दो, है ना, या फिर लिख दो वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, और कॉमा लगा के आप लिख देंगे कॉमा ही कुड नॉट पास द, ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क लिखते हैं तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा। ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, वह कई बार असफल हो चुका है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, उसे सफल होने की अभी भी उम्मीद है। जबकि असफल हो जाए तो उसे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अभी भी इसमें कॉन्ट्रास्ट है क्योंकि असफल हो जाए फिर भी उसे उम्मीद है। तो यहाँ भी आप क्या कहोगे, इन स्पाइट ऑफ, आप कहोगे सर इन स्पाइट ही क्यों लिख रहे हैं, तो आप चाहो तो डिस्पाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, अब लिखना होगा मैनी फेलियर्स, यानी कि बहुत सी असफलताओं के बावजूद, थोड़ा सा हिंदी लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैनी फेलियर्स, मैनी फेलियर्स, कॉमा लगा के आप लिख देंगे ही स्टिल, ही स्टिल पूरा लिख दो, होप्स टू सक्सीड, कई असफलताओं के बावजूद उसे अभी भी सफल होने की उम्मीद है। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, लिख लेना कॉपी में अच्छे से। आफ्टर और बिफोर इतना आपसे पूछा नहीं जाता है। ठीक है, विदाउट भी इतना नहीं पूछा जाता है ना, तो इन्हें भी छोड़ देते हैं। ऑफ जर्नली नहीं पूछा जाता है आपसे, बाय भी नहीं पूछा जाता है। तो आगे देखिएगा, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। ठीक है भाई, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, नाउन तो आपको बताया जा कोई भी नेमिंग वर्ड हो सकता है, फ्रेज एक ग्रुप होता है जिसका सेंस तो होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है। इसके अंदर ना तो सब्जेक्ट मिलेगा और ना ही कोई वर्ब मिलेगी फ्रेज के अंदर, है ना। सब्जेक्ट तब बनेगा तब उसके पास में अपना क्या होगा, वर्ब होगी, है ना। जैसे आ टॉल बॉय, एक लंबा लड़का, हाँ अर्थ तो है लेकिन पूरा अर्थ नहीं है। आ राइजिंग सन, यानी कि उगता हुआ सूर्य, अर्थ तो है लेकिन पूरा नहीं है, तो ये फ्रेज कहलाएगी, शब्दों का एक समूह। और अपोजिशन का मतलब होता है बगल में। तो आपको करना क्या है साथियों, जो नाउन या फ्रेज आपको दी जाए
जिस सब्जेक्ट के बारे में बताई जाए तो सब्जेक्ट के बगल में नाउन या फ्रेज को लिखना है, या फिर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाए तो उसके बगल में आपको लिखना है। तो ये लिखा है, यदि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है तो हमें उस नाउन या फ्रेज को सब्जेक्ट के बगल में लिखना है। और बगल में कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बाद में एक सिंगल कॉमा लगाना है नीचे, फिर उस नाउन या फ्रेज को लिखना है, फिर कॉमा लगाओगे और उसके बाद में आप क्या करोगे? मेन वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट कर देंगे या फिर जो आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई है। नाउन और फ्रेज को आप बोर्ड से पहचान सकते हैं। जो नाउन के बारे में विशेषता बताई जाएगी तो आप बोर्ड से क्वेश्चन करेंगे या हु से करोगे तो आपको मिल जाएगा, जनरली बोर्ड से ही मिलेगा, है ना। चलो आप देखते हैं कुछ एग्जांपल। सब्जेक्ट का ये नियम लिखा हुआ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कॉमा लगाओगे, नाउन या फ्रेज लिखोगे, कॉमा, फाइनाइट वर्ब और उसके बाद में जो अपना दिया है। जैसे रवि इज माई टीचर, रवि मेरे अध्यापक हैं। ही लिव्स इन आगरा, वह आगरा में रहते हैं। तो जो मिस्टर रवि हैं वो क्या हैं? तो आप कहोगे मेरी टीचर। ठीक है भाई, ये एक फ्रेज ही समझ लो आप, वैसे टीचर नाउन है जहाँ। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे रवि, उसके बाद में आपको कॉमा लिखना है, उसके बाद ये पूरा लिख देना है क्या है, तो आप कहोगे मेरे अध्यापक, ये लिख दोगे, कॉमा लगा के ही हटा देंगे, केवल ये लिख देना है फाइनाइट वर्ब से लिव्स इन आगरा। ये हो गया आपका केस इन अपोजिशन। क्या हो गया ये? केस इन अपोजिशन। और भी देखो ढेर सारे एग्जाम्पल है, मैं करके भी दिखाऊंगा। टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लेखक हैं या लेखक थे। ही वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंडिया, वो भारत के एक महान कवि थे। तो साथियों टैगोर क्या थे? तो आप कहोगे द ऑथर ऑफ गीतांजलि, या फिर आप कहोगे अ ग्रेट पोइट ऑफ इंडिया। दोनों अपने आप में फ्रेज हैं, किसी को भी टैगोर के बगल में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टैगोर, फिर आप लगाओगे कॉमा। आप चाहो तो ये लिख सकते हैं द ऑथर ऑफ गीतांजलि। क्या लिख सकते हैं? द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, गीतांजलि, कॉमा लगा के लिख दोगे वॉज अ ग्रेट पोइट, वॉज अ ग्रेट पोइट। ठीक है, या आप लिख सकते हैं टैगोर कॉमा अ ग्रेट पोइट ऑफ इंडिया कॉमा वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। दोनों तरीके से सही है। ठीक है, और भी देख लीजिएगा। हरी वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वॉज द मॉनिटर। तो हरी के बारे में बताया जाए वो क्या है? क्लास का सबसे अच्छा लड़का है या फिर वो मॉनिटर है। तो आप लिख सकते हैं हरी कॉमा द मॉनिटर कॉमा बॉय द बेस्ट बॉय इन द क्लास, या हरी कॉमा द बेस्ट बॉय इन द क्लास कॉमा बॉय द मॉनिटर। एक और देखो, राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के क्या थे? एक राजा थे। तो इनके बारे में भी बताया जाए, एक तो वो महान योद्धा थे और दूसरी बात वे मेवाड़ के राजा थे। कौन सा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ मैं बना देता हूँ, दोनों से आप बना सकते हो। ठीक है, राणा प्रताप कॉमा अ ब्रेव, फिर वॉरियर, वॉरियर कॉमा बॉय द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक है, बॉय द किंग ऑफ मेवाड़, ये बन गया। या आप चाहो तो लिख सकते हैं राणा प्रताप कॉमा, है ना, कॉमा द किंग ऑफ मेवाड़ कॉमा वॉज अ ब्रेव वॉरियर। ठीक है, ये नीचे वाला बना के देख लेना। अब ये मत कर देना कि यहाँ इज कॉल्ड के साथ में इसे अंदर ले जाएं, ये लिखना होगा गांधी कॉमा अ ग्रेट लीडर कॉमा इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाए तो ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद नाउन या फ्रेज लिखनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखते नहीं है तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं कभी भी मुंबई नहीं गया हूँ। इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब बताओ मेरे बारे में बताया गया या मुंबई के? तो आप कहोगे सर मुंबई के बारे में। मुंबई के बारे में क्या बताया जाए? यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो पूरा सेंटेंस पहले लिख दें, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, कॉमा लगा दें, इट और इज आप हटा देंगे, लिख देंगे द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है भैया, ये देखो इसका आंसर लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन आप बना के देख लेना। आइए अब दोनों के बारे में बताई जाए तो वो तो आपको पता ही है। जैसे बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर वॉज अ तुर्क, लोधी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया। बाबर के बारे में क्या बताया जाए कि वो एक तुर्क था। क्या था? तुर्क था। और लोधी के बारे में क्या बताया जाए? वो एक एम्परर था।
तो पहले बाबर के बारे में लिख दो, बाबर कॉमा अतुर्क कॉमा डिफीटेड लोधी, और लोधी के बारे में बता दो कॉमा लगा के द एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, डिफीटेड वर्ब हो गई, ये मत सोचना कहाँ गई वर्ब। ये बना सकते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे शाहजहाँ वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर, शाहजहाँ एक महान मुगल एम्परर थे, सम्राट थे। ही बुल्ट द ताज, उन्होंने ताज बनवाया। इट इज़ द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, और ये देश में सबसे अच्छी इमारत है। तो शाहजहाँ के बारे में क्या बताया जाए, तो आप कहोगे शाहजहाँ, वॉज हटा देंगे, कॉमा अ ग्रेट मुगल एम्परर, कॉमा अभी को हटा देंगे, बुल्ट द ताज, ताज के बारे में क्या बताया जाए, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। ऐसे बनाने होंगे आपको, ये बना के देख लेना। मथुरा इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम, यानी कि मथुरा एक तीर्थ स्थल है। इट स्टैंड्स ऑन द यमुना, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। द यमुना इज वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया, और यमुना भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। मथुरा के बारे में क्या बताया जाए, ये एक तीर्थ स्थल है और ये स्थित है कहाँ, यमुना नदी के किनारे, है ना। तो कॉमा लगा के आप लिखोगे मथुरा कॉमा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम कॉमा स्टैंड्स ऑन द यमुना। यमुना के बारे में बताया जाए, ये भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। तो यमुना के बगल में कॉमा लगाएंगे और लिख देंगे वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स ऑफ इन इंडिया। ठीक है। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज देखिएगा। एडवर्ब आप जानते हैं कि ऐसा शब्द है जो एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को एक दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो एडवर्ब एक सिंगल वर्ब होता है, जैसे आप वर्ड होता है, जैसे देखें स्लोली, क्वाइटली, रिसेंटली, नाउ, देन, टुडे, है ना। एडवर्ब रियल फ्रेज एक से ज़्यादा होता है, जैसे इन अ हरी, इन नो टाइम, नो डाउट, है ना। अगर इन्हें भी आप लिख सकते हैं एडवर्ब में, इन एडवर्बियल फ्रेज को, जैसे केयरफुली को विद केयर लिख सकते हैं, ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। हरीडली को इन अ हरी लिख सकते हैं, ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। देयर को लिख सकते हैं इन दैट प्लेस। ठीक है। नो डाउट को एडवर्ब के रूप में आप लिख सकते हैं अनडाउटेडली। जैसे देखिए भैया, आपको ध्यान रखना है, जर्नली जो एजेक्टिव्स होते हैं, क्या होते हैं एजेक्टिव्स, उनके अंत में अगर एल वाई सफिक्स कर दें तो वो 100% एक एडवर्ब बनेगा। लेकिन अगर आप किसी कॉमन नाउन में एडवर्ब एल वाई लगाते हैं तो वो एजेक्टिव बनेगा। जैसे मान के चलो माइजर एक नाउन है, पढ़ा होगा आपने, एल वाई लगा देंगे तो एजेक्टिव हो जाएगा माइजरली। जैसे मैन आपने पढ़ा होगा पुरुष, तो मैनली आप लिख दें पुरुष की तरह, तो ये एजेक्टिव हो जाएगा। अगर एजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब बनेगा, अगर हम किसी नाउन में लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव बनेगा। जैसे कॉस्ट आपने पढ़ा है ना, कीमत होती है, एल वाई लगाओगे कॉस्टली तो महंगा, एक एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एल वाई का ही प्रयोग करना है, तो वो एडवर्ब ही आपको उस सेंटेंस के लिए लिख देनी है केवल। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेली। ही प्लेड हैप्पीली, वह प्रसन्नतापूर्वक खेला। तो देखो ही प्लेड आपके पास में है तो इसे हटा दो, बचा क्या हैप्पीली, जैसे लिख दो आप ही प्लेड, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली। ये बन गया अपने आप में क्या, आप कहोगे सर सिंपल सेंटेंस। या तो पहले से ही एडवर्ब दी जाएगी, नहीं तो आपको क्या करना है, एडवर्ब बना देना है। जैसे देखियो और भी सेंटेंस है जहाँ लिखे हैं द ट्री वॉज कट डाउन, यानी कि पेड़ काटा गया। द कटिंग डाउन वॉज स्लो, और जो काटना था वो बहुत धीमा था। तो देखो स्लो एक एडजेक्टिव है, आपको ये सब तो हटा देना है क्योंकि ये लिखा हुआ है पेड़ को धीरे धीरे काटा गया, तो द ट्री वॉज कट डाउन स्लोली, ये लिख गया अपने आप में। ठीक है। अगर यहाँ केवल एक लिंकिंग वर्ब हो, मेन वर्ब ना हो, तो आपको एडवर्ब इसी के बगल में लिखनी होती। किसके बगल में, वॉज के बगल में। देखो आगे, द स्टूडेंट रेड द बुक, यानी कि इस छात्र ने किताब पढ़ी। ही रेड इट इन हरी, उसने इसे जल्दबाजी में पढ़ा। तो देखो ये तो हमारे पास है ही, तो हमें केवल ये एडवर्बियल फ्रेज लिख देना है, द स्टूडेंट रीड द बुक इन अ हरी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो छात्र के लिए ही था, तो हमें जब छात्र ही है तो ही लिखने की आवश्यकता नहीं है, रीड है ही तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बुक है तो इट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एडवर्बियल फ्रेज बचा हमारे पास में क्या, इन अ हरी। आप चाहो तो इसे हरीडली भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यों इतनी परेशानी उठाते हो। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया। ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, वह इसके बारे में सतर्क नहीं था। तो अब देखो आप क्या कहोगे, नॉट और केयरफुल को आप मर्ज करोगे तो केयरलेस बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, केयरलेस। तो आप कहोगे ही डिड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया केयरलेस, एक मिनट, केयरलेस। अब आप कहोगे ये तो एडजेक्टिव हो गया, एल डबल एस लगने थे, तो आप एल वाई लगा दो, बन गया केयरलेसली। लेस एक नेगेटिव सेंस देगा। तो उसने
लापरवाही पूर्वक अपना कार्य किया। नॉट और केयरफुल को आप ले जाओगे एडवर्ब फॉर्म में तो केयरलेसली। आगे देखिए, राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप मेवाड़ की शान थे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो साथियों, वॉज के बाद में एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो नो डाउट को अनडाउटेडली लिखोगे तो वॉज के बाद ही लिखोगे। राणा प्रताप मेवाड़ के निसंदेह राजा थे, यानी कि शान थे। तो नो डाउट को ले जाओ आप वॉज के बाद में लिख दो बस केवल अनडाउटेडली। ठीक है, ये बन गया। तो आप वॉज के बाद ही लिखोगे। जब आपको लिंकिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब लिखना है तो वो तुरंत ही लिख दिया जाएगा। ठीक है। सी आंसर्ड माई क्वेश्चंस, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। सी आंसर्ड माई क्वेश्चन, हर आंसर वॉज करेक्ट, उसका आंसर कैसा था, करेक्ट था। तो ये हटा दो बस, केवल एडजेक्टिव दिया एल वाई लगा देना। उसने मेरे क्वेश्चन का सही से उत्तर दिया। सी आंसर्ड माई क्वेश्चन करेक्टली। ये देख लो अब लगा के आप, श्योर का श्योरली हो जाएगा। ही विल फिनिश हिज वर्क इन टाइम, ही इज श्योर, तो आप कहोगे ही विल श्योरली फिनिश हिज वर्क इन टाइम। ठीक है। द रिवर वॉज फ्लोइंग, इट्स फ्लो वॉज स्लो। तो ये बना के देख लेना भैया। ठीक है, सर्टेन का सर्टेनली हो जाएगा। बाय यूजिंग एडजेक्टिव, सिंपल है, आप सभी जानते हैं कि जिस नाउन के बारे में विशेषता बताई जाए उसी से पहले आपको क्या कर देना है, उसी नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग कर देना है। ये तो करना है केवल आपको। ठीक है। तो देखो, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। अ बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस के पास आया। द बॉय वॉज ब्लाइंड, लड़का अंधा था। अब लड़का कैसा था, आप कहोगे सर अंधा। तो इस ब्लाइंड को ही केवल बॉय से पहले लिख दो तो आपका सिंपल बन जाएगा। तो आप कहोगे अ ब्लाइंड बॉय, क्या कहोगे, अ ब्लाइंड बॉय। अ ब्लाइंड बॉय, आगे आप लिख देंगे केम टू माई ऑफिस, केम टू माई ऑफिस, ये बन गया। तो आपको जो एडजेक्टिव दिया है उसी को आप एक नाउन से पहले लगा दोगे। अब कहोगे सर आपने टाइगर वाला भी तो कराया था, तो मैंने वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल से बताया था आपको, तो बीइंग से बना दिया था। यहाँ आप क्या करोगे, एडजेक्टिव से। तो आप कहोगे उसे बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं बना सकते, है ना। सी गेव अ रुपी टू अ गर्ल, उसने एक लड़की को एक रुपया दिया। द गर्ल वॉज लेम, वह लड़की विकलांग थी। तो लेम को आपको करना है क्या, लड़की से पहले। तो आप लिख देंगे सी गेव अ रुपी टू अ लेम गर्ल, ये हटा दो बस, ये लेम आप लिख दो गर्ल से पहले। आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी। इट वॉज कॉस्टली, यह महंगी थी। आप कैसे कहोगे, मैंने एक महंगी किताब खरीदी। तो ये सब हटा दो, कॉस्टली को बुक से पहले लिख दो, ये बन गया। ठीक है, ये बना के देख लेना आप। अ बॉय वॉज वीपिंग बिटरली, एक लड़का बुरी तरह से रो रहा था। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। तो आप क्या कहोगे, एक भूखा लड़का बुरी तरह से रो रहा था। तो अ हंग्री बॉय वॉज वीपिंग बिटरली, ये हटा दो पूरा, बस हंग्री को लिख दो कैसे पहले, बॉय से पहले। ये बना के भेज दो मुझे कमेंट में। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से नहीं, और भी एग्जाम्पल्स ये देख सकते हैं, ढेर सारे लगा के देखोगे तो। एक ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। अ लॉयन वॉज हंग्री, ही किल्ड अ हॉर्स, द हॉर्स वॉज वाइट। तो आप कहोगे लॉयन के बारे में बताया है, कैसा था, वो भूखा। तो आप कहोगे हंग्री अ हंग्री, है ना, अ हंग्री लॉयन। आगे आप लिख देंगे, ये तो खत्म हुआ आपका यहाँ से, मैन वर्ब ले लो किल्ड। आप कहोगे सर ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपके पास लॉयन है। किल्ड अ हॉर्स, अब हॉर्स कैसा था, आप कहोगे सर वाइट। ठीक है, वाइट हॉर्स। अरे यार ये गलत लिखवा दिया आप लोगों ने, अ वाइट हॉर्स होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, अ वाइट हॉर्स, अ वाइट हॉर्स। घोड़ा कैसा, सफ़ेद। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ये बना देना नीचे वाला। अ टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ बुलॉक, द बुलॉक वॉज हैप्टी। तो आप कहोगे अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हैप्टी बुलॉक। ये ओल्ड दिया, ये ध्यान रखना, यहाँ गलती ना हो जाए, एन आएगा, है ना। ही रेड एन ओल्ड बुक, क्योंकि ओ का साउंड है तो एन लगेगा, ओ मल लगा देना। ऐसे यहाँ इंटेलिजेंट, आई मेट एन इंटेलिजेंट बॉय। ये रहा आपका कंजंक्शन एंड। कंजंक्शन के बारे में जहाँ मैंने लिख दिया, थोड़ा सा कनेक्टिंग वर्ड होता है, तो आपको ध्यान रखना है, दो फाइनाइट वर्ब नहीं जोड़नी है। फाइनाइट वर्ब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ही इज रिच एंड जेंटल, देख रहे हैं, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि दो एडजेक्टिव जोड़े हैं। राहुल एंड रवि आर फ्रेंड्स, तो यहाँ भी सिंपल सेंटेंस है क्योंकि दो नाउन जोड़े हैं। अगर दो फाइनाइट वर्ब जोड़ देंगे, जैसे कि ही वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज, है ना, ही वेंट टू आगरा एंड सी द सॉ द ताज,
सौदा ताज। अब देखो 100 एक वर्ब है, वेंट एक वर्ब है, दो फाइनाइट वर्ब जुड़ गई तो आप कहोगे ये कंपाउंड। आई विल मीट एट होम और एट ऑफिस, ठीक है, ये भी क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है और कंजंक्शन है इसमें, तो कंजंक्शन लिखे हुए हैं, ये लिखा भी है। कंजंक्शन एंड से जब दो फाइनाइट वर्ब ना जुड़ें तब सिंपल होगा, और कंजंक्शन एंड से जब दो फाइनाइट वर्ब जुड़ जाएं तो कंपाउंड होगा। साथियों मैंने फाइनाइट वर्ब के बारे में आपको पीछे बता दिया है। तो ये लास्ट नियम है आपका सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत। 8 नियम हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक बार अपनी प्रेजेंटेशन लगाएं और इस क्वेश्चन का आंसर भेजें। आई वॉन्ट टू बाय अ पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय अ पेंसिल, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ। तो आप कहोगे सर आई वॉन्ट टू बाय सेम है, परचेज भी आपको दे सकता है भ्रमित करने के लिए, लेकिन पेंसिल और पेन अलग है। तो ये सारी चीज़ें आप हटा दें, आल्सो की भी हटा दें, किससे जोड़ दें, एंड से। तो आपके पास एक ही फाइनाइट वर्ब है वॉन्ट, क्योंकि टू बाय तो इन्फिनेटिव है जो अपने आप में होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो मैं एक पेन और पेंसिल खरीदना चाहता हूँ, तो एंड से यही जोड़ देंगे आप दो नाउन्स को, तो ये बन जाएगा क्या, सिंपल सेंटेंस। रिया वेंट टू आगरा, रिया आगरा को गई। सिया आल्सो वेंट टू आगरा, सिया भी आगरा को गई। तो वेंट टू आगरा तो कॉमन है, आल्सो में लिखना नहीं है, तो रिया और सिया है, तो आप कहोगे रिया एंड सिया वेंट टू आगरा, ठीक है। अब इसमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब है वेंट, तो क्या हो जाएगा, सिंपल। तो ये लगा लेना भैया आप आसानी से, ठीक है। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताओ, इनके आंसर्स आप ज़रूर लगा लें। नहीं आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछें। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।